आपने कहा था ये युगों युगों की यात्रा है। आपको क्या है ना, बचपन से एक संस्कार सिखाते हैं जो माँ बाप से मिलता है, खुद को पहचानने का संस्कार। उस माध्यम का थ्रू आप भारत को और भी गहराई में डूब सकते हैं, पी सकते हैं। आपकी पेंटिंग्स में, आपके कला में भी झलक रहा है। महादेव के ऊपर है, हनुमान के ऊपर है, गणेश के ऊपर है, गौतम बुद्ध। कला को किस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, या इसके अलावा कुछ और भारत है? 8-10 साल में जो भारत को देख रहा हूँ ना, ये सिर्फ एक दिशा से काम नहीं कर रहे हैं, सुगंध को फैलाना चाहते हैं। सोसाइटी का जो कल्चरल, सोशियो इकोनॉमिकल रिफ्लेक्शन है वो कला है। क्योंकि हमें क्या है ना, आदत है कोई भी चीज़ को अडेप्ट करने का। हम बहुत इनोसेंट लोग हैं। बहुत सुंदर। आज इस युग की जो जनरेशन है उसको ये समझना चाहिए कि भारत की अपनी एक तासीर है। इसी संस्कार को अपने कला के माध्यम से, नृत्य हो सकता है, गायन हो सकता है, वो पेंटिंग हो सकती है। आपने मुझसे ये कहा कि कलाकार एक पेन में रहता है, इसका क्या मतलब हुआ? मैं थोड़ा सा मेरा वर्ड्स को वापस भी ले सकता हूँ। वो हमेशा कहती है पेंटिंग में पहला 3 वर्ड है ना, वो पेन से जुड़ा। वो आपको एक स्वाद लगा, परमात्मा का था। वही हनुमान ने भी महसूस किया था, वही सीता मैया भी, वही रावण भी महसूस किया था। राम का एक अलग भाव है, जब तक रावण नहीं है तब तक राम नहीं है। जो जैसा है वो वैसे ही एक्सेप्ट करना है। हर एक आदमी का अंदर ईगो होता है। तो मेरा गुरु का थ्रू मैंने महसूस किया, मेरा अंदर का ईगो को मैंने अपना कामों में निकाला। अभी थोड़ी देर के बाद हम बैठ के थोड़ा सा मैं नीचे बैठता हूँ, कंफर्टेबल और फील करता हूँ, तो मुझे लगता है हाँ, और थोड़ा सा मैं आपका करीब आया। उनके आंसू रुकते नहीं हैं। ये है ना, ये अनुभूति। वहाँ का सारे जम्मू वाले लोग गर्म हो गए थे और कुछ लड़ाई वड़ाई का तो चल रहा था। इश्क का रंग सफ़ेद है। बहुत सुंदर। क्योंकि लोग न्यूज़ पहले देखते हैं ना। इस पेंटिंग में हमने पहली बार देख रहे हैं कि जो सर्प है वो ये ऐसे दिखाई दे। उसका रिचुअल्स क्या है, उस समय में वो क्या हाथों में क्या क्या पकड़े रहते हैं। तो मैंने इसका साथ जिया। मंत्र होते हैं, चैंटिंग होते हैं, उसको करते करते मैंने हर एक चैंटिंग को सीखा। कई कई घंटे में बैठ करके उस पेंटिंग को निहार सकता हूँ। कला का माध्यम से मैं अपने लोगों को प्रेम जागरूक करता हूँ। कारण है माध्यम में मैं हूँ और कहीं से मुझे एनर्जी मिल रहा है, उस एनर्जी को मैं रिसीव करता हूँ। मेरे लिए प्रेम ही मेन। बात कॉस्ट की नहीं होती, बात ये होती है कि उसको पहनने के बाद में क्या ऊर्जा, एक आपका व्यक्तित्व खिलता है। अंगूठे में ये जो नाइल्स है, नाइल्स भी कितना रहना है वो सभी मेंशन किया रहा है। पेंटिंग अगर बना रहे हैं, नृत्य अगर कर रहे हैं, गायन अगर हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट अगर कोई बजा रहे हैं, फोटोग्राफी आप कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको तृप्त करेगा। नमस्कार, लेट्स टॉक भारत विद राजेश गोयल में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ, मैं क्या कहूँ, अब तक हमने कानून पे बात करी है, रिफॉर्म्स पे बात करी है, एजुकेशन पे बात करी है, विमेन एम्पावरमेंट पे बात करी है, और बहुत सारे ग्राम से रिलेटेड और जगह जगह क्या क्या हो रहा है देश में, इन सब पर चर्चा करी है। मेरा अपना सब्जेक्ट यानी कला, कैसे कला हमारे देश में, हमारे देश को, भारत को कला धाम यानी धाम बनाती है, आज इस पर चर्चा होगी स्वामी ध्यान पासिका जी से।
स्वामी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं कि आप आए हमारे यहाँ। आपसे जो चर्चा अभी चल रही थी वो इतनी दिल को तसल्ली देने वाली, इतना सेटिस्फेक्शन देने वाली थी, क्योंकि जिस तरह की पेंटिंग्स आप कर रहे हैं, जिस तरह की तपस्या आप कर रहे हैं, वो देखते ही बनती है। उसमें सुकून है, उसमें धर्म है, उसमें संस्कार है, विचार है, भारत है। भारत के जिनको हम अपना आराध्य कहते हैं वो है, क्या नहीं है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्वामी जी के बारे में मैं आपको बताऊं कि स्वामी जी साउथ इंडिया से, दक्षिण भारत से अपनी यात्रा उन्होंने शुरू की और फर्दर वहीं अपनी पढ़ाई पढ़ी। उसके बाद पेंटिंग करते हैं, कला को बनाते हैं। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में अपना स्टूडियो सेटअप है और वहीं ये तपस्या करते हैं। बीच बीच में उनकी कुछ पेंटिंग्स, जो कि जैसे हम मंदिर देखते हैं, जैसे हम प्रभु की मूर्ति देखते हैं, ध्यान करते हैं उनको, इस तरह से उनकी पेंटिंग्स भी आपको देखने को मिलेंगी जो अद्भुत हैं, जिनके अंदर वो संस्कार, विचार, भारतीयता, धर्म झलकता है। बहुत सारी चर्चा करेंगे स्वामी जी के साथ में। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको ये जो कला से जुड़ाव हुआ आपका, वो कहाँ से शुरू हुआ? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ मेरा तहे दिल से। आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और मुझे एक मौका दिया मन की बात को कहने का, और आपका मंच के लिए, आपका टीम के लिए मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो हाँ, मैं सबसे पहले जो यात्रा मेरा चल रहा है, उस यात्रा में सब लोगों का एक योगदान है। तो उसका साथ साथ भारत का भी एक बहुत अच्छा योगदान है। तो उस योगदान को मैं मानते हुए अपना यात्रा को साथ लेके चल रहा हूँ, तो पेंटिंग का माध्यम से। बहुत सुंदर है। मैंने आपसे कुछ, जब बातचीत हो रही थी तो मैंने आपसे कुछ एक चीज़ें समझी। आपने कहा था ये युगों युगों की यात्रा है। युग तो हम समझते हैं, पर कला और जिस तरह की तपस्या आप कर रहे हैं, ये युगों युगों से कैसे जोड़ते हैं आप? एक्चुअली भारत तो ऐसे भूमि है, आपको क्या है ना, बचपन से एक संस्कार सिखाते हैं। वो संस्कार है आप जो माँ बाप से मिलता है, और एक जो समाज से मिलता है, और एक संस्कार वो मिलता है, एक गुरु से मिलता है। वो है खुद को पहचानने का संस्कार। ठीक। उस पहचानने का संस्कार का साथ वो जो कला है ना, कला एक बहुत अच्छा माध्यम है। ठीक। उस माध्यम का थ्रू आप भारत को और भी गहराई में डूब सकते हैं, पी सकते हैं। और भारत ऐसे है, भारत में मधुरता है, भारत में प्रेम है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी पेंटिंग्स में, आपके कला में भी झलक रहा है, क्योंकि आप जो पेंटिंग्स कर रहे हैं वो भगवान राम से की तस्वीर है, उनके ऊपर बनाई हुई वो पेंटिंग्स हैं, महादेव के ऊपर हैं, भगवान हनुमान के ऊपर हैं, भगवान गणेश के ऊपर हैं, भगवान गौतम बुद्ध की बहुत सारी पेंटिंग्स हमने स्वामी जी की देखी हैं। और इसके अलावा जो मुझे इंग्रेडिएंट, यानी जिस सब्जेक्ट को वो निखार रहे हैं, बना रहे हैं, वो सब्जेक्ट हैं ओम, स्वास्तिक, मुद्राएं, और इस तरह से बहुत सारे ध्यान को इन्होंने बहुत एक्सप्लोर किया है। बहुत सारी पेंटिंग्स ऐसी भी देखने को मिली हैं जिनमें फ्यूजन बोल सकते हैं। जैसे एक पेंटिंग बहुत ही कमाल सब्जेक्ट किया आपने, जिसमें मीरा तो ध्यान कर रही हैं और गौतम बुद्ध नृत्य कर रहे हैं। ये इस तरह का ये जो सब्जेक्ट है, इसी सब्जेक्ट को क्यों चुना? ये सब्जेक्ट क्या है ना, एक बहुत अनोखी है, यूनिक है। क्योंकि हमारा भारत में क्या है ना, बहुत सारे फिलोसोफर्स है और बहुत सारे साधक लोग हैं। और ये बहुत सारे साधकों का गढ़ है ये। और इस गढ़ में क्या है ना, मंथन होते हैं। मंथन तब होते हैं, आप एक दूसरे के साथ सत्संग करना है, लोगों के साथ बैठना है, सुनना है। तो सुनते हैं, तो जब मैंने ओशो को सुन रहा था, तो ओशो ने
एक कविता उठाया, उस कविता का जो लिखित में आया है तो कबीर जी का सोच है, सब कबीर जी का सोच में जो खुमारी एक जो अल्टीमेट कॉन्शियसनेस है, अवेकनिंग है, तो वो मोमेंट को कैसे महसूस किया जाएगा उसको उन्होंने एक्सप्लेन करते हुए एक बहुत अच्छा कविता उन्होंने रचित किया है। तो पीबत राम रस लगी खुमारी। तो इसको विश्लेषण करते हुए ओशो ने एक 22-23 मिनट का वीडियो उन्होंने बनाया है। तो मैंने उसको बार बार सुनता हूँ और जब भी सुनता हूँ तो महसूस करता हूँ ये कौन सा पीक हो सकते जो नाचते नाचते परमात्मा को पा सकती है। और जब पाने का क्षण आ जाता है फिर बाद में पाने के बाद भी ऐसे महसूस होते हैं यार नहीं मेरा अंदर कुछ छूट गया है। तो वो जो छूटा हुआ महसूस है ना वो एकदम से आपको रिवर्स गियर में डालते हैं, अपोजिशन में। आप जो पीक पहुंचा है ना वो पीक नहीं है, दूसरा एक पीक है, उसमें आप यात्रा शुरू करना है। तो वो यात्रा मुझे उस पेंटिंग में दिखाना ज़रूरी था। तो बुद्धा ध्यान में बैठते बैठते इतना ध्यानी हो गया, वो मोनोटोनस हो गया। कोई भी चीज़ें है ना हमारे लिए मोनोटोनस है। हम भी 2500 साल नहीं तो 5000 साल पैदा हुआ होते तो हम भी वही साधना करते थे जो बुद्ध करते थे। अभी मैं 21वीं सेंचुरी में मैं हूँ और आईफोन यूज़ कर रहा हूँ और हर एक टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं इस दुनिया का हिसाब से मुझे ये ध्यान ही बनाना है। मुझे भगोड़ा जैसे जाके जंगल में बैठ के वहाँ कुछ भी नई क्रिएशन कर रहा हूँ। वो मेरा क्रिएशन का माध्यम से मैं वो महसूस करता हूँ। मेरा ये पूरा ब्रह्मांड ही मेरे लिए एक लैबोरेटरी है, उसमें मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ। उसमें पेंटिंग का माध्यम से मेरे लिए पेंटिंग एक माध्यम है, आपसे जुड़ने के लिए, आप लोगों से जुड़ने के लिए एक माध्यम है। बहुत सुंदर। स्वर्णिम काल में कला उच्चतम स्तर पर थी। भारत के स्वर्णिम काल की मैं बात कर रहा हूँ। जितना भी डेटा हमारे पास में है थ्रू स्क्रिप्चर्स, थ्रू पेंटिंग्स, थ्रू स्कल्पचर्स, थ्रू मॉन्यूमेंट्स, मंदिर, वहाँ से समझ में आता है कि भारत का स्वर्णिम काल था और कला वहाँ उच्चतम लेवल पर प्रतिष्ठित थी। आज हम जिस दौर में हैं और यहाँ से आगे आने वाला जो समय है, जो हमने अपने लिए एक मिशन मानकर हम चल रहे हैं 2047 का स्वामी जी, उसमें हम कला को किस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं? क्या भारत का जो विकसित होना है वो वही है जो अमेरिका ने पाया या वही है जो चाइना ने पाया? तो क्या भारत को इसी कॉन्टेक्स्ट में देखते हो या इसके अलावा कुछ और भारत है? नहीं, इसका अलावा भी भारत है, इसका अलावा भी बहुत भारत है। भारत क्या है ना, अभी का मैंने जो 8-10 साल में जो भारत को देख रहा हूँ ना, ये सिर्फ एक दिशा से काम नहीं कर रहे हैं। भारत सिर्फ स्वर्णकालीन का दिशा पर नहीं जा रहे। भारत क्या है ना, भारत किसी को कंपटीशन नहीं कर रहे। भारत क्या है ना, अपना सुगंध को फैलाना चाहते हैं। तो वो फैलाना क्या है? कला का माध्यम कला। इसलिए हम लोग कलाकार होते हुए माध्यम बोलते हैं, क्योंकि जिस कंट्री में कला है, जिस प्रदेश में कला है, कला ही मेन मुद्दा है लोगों का शांति रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी का जो कल्चरल सोशियो इकोनॉमिकल रिफ्लेक्शन है वो कला है। कला के माध्यम से कला का बहुत सुंदर, यही प्रॉस्पेरिटी है। जब आप भारत को लोग एक चिड़िया का, सोने का चिड़िया का घर माना जाता है, और इस कंट्री में क्या है ना, आप मैं अभी हम्पी गया था। तो हम्पी ऐसे क्षेत्र है, वहाँ आप पूरा हिस्ट्री देखते हैं तो कलेक्टिवली आप किसी ने लिखा है, उदाहरण देख के आप देख सकते हैं। जहाँ आप जाके महसूस करते हैं ना, तब लगता है हम इतना समृद्धि थे, अभी भी है, बट क्या हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं। हम क्या है ना, इमिटेट कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को बहुत जल्दी अपना रहे और भाग रहे हम उन बच्चों के साथ, क्योंकि हमें क्या है ना, आदत है कोई भी चीज़ को अडेप्ट करने का। हम बहुत इनोसेंट लोग हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बात बताई आपने। स्वामी जी से जो समझ में आ रही है, ये आज के युग के जो जनरेशन है, आज इस युग की जो जनरेशन है, उसको ये समझना चाहिए कि भारत की अपनी एक तासीर है, भारत की अपनी एक परंपरा है, लीगेसी है, संस्कार है। इसी संस्कार को
अपने कला के माध्यम से, वो कोई भी माध्यम हो सकता है, वो नृत्य हो सकता है, गायन हो सकता है, वो पेंटिंग हो सकती है, वो कोई और माध्यम हो सकता है, इस विरासत को समझना और उस विरासत को ही, उसकी फ्रेग्रेंस को दुनिया भर में बांटना, फैलाना, यही असली भारत है। क्योंकि कला जहाँ है, कला कहाँ होगी? कला वहीं होगी जहाँ समृद्ध होगा, समृद्धता होगी तभी कला पनपेगी। एक समय था जब हम स्ट्रगल जोन में थे और कुछ एक बीच का कालखंड ऐसा था जहाँ कला भी डिस्टर्ब हुई होगी जेन्युइनली कारणवश, लेकिन आज हम वापस उस ट्रैक पर हैं जहाँ हम देख रहे हैं स्वामी जी के जिस तरफ भारत बढ़ रहा है, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरह से रोज नया कुछ कुछ आ रहा है, तो मैं अक्सर ऐसा बोलता हूँ, जो हमारे यहाँ हमने एक सब्जेक्ट को रखा भी है, IIP इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चरल एंड क्रिएटिव आर्ट्स। इस फोटोग्राफी एकेडमी को भी हम इसलिए क्रिएटिव एंड कल्चरल आर्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जहाँ समृद्ध होगा भारत, वहीं कला भी होगी, वहीं इंटरप्रिटेशन होगा, वहीं रिफ्लेक्शन आएगा। तो इसी के चलते आज की जो जनरेशन है उसको ये समझना चाहिए कि हमारी अपनी जो परंपराएं, वो दुनिया भर की जो अपनी अपनी लीगेसी हैं उनमें डिफरेंट है। इसी को हमें आगे बढ़ाना है और यही हमें दुनिया तक पहुंचाना है। आपसे मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहता हूं वो ये है कि तो भारत एक सनातन यात्रा, एक एग्जीबिशन है स्वामी जी की, और जो कि जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में इस वक्त भी चल रही है। नहीं, वो हो चुका है। अच्छा, हो चुका है, ठीक है। सो और इसी तरह की बहुत सारी एग्जीबिशंस में आप पार्टिसिपेट करते हैं, भेजते हैं अपने काम को देशों में, विदेशों में। और इस युग को, इस समय को आप कैसे देख रहे हैं कला के प्रति? जो क्योंकि जिस तरह का प्रतिष्ठान, जिस तरह के अनुष्ठान यहाँ हो रहे हैं, एक तरफ श्री राम मंदिर, भव्य मंदिर बना है। स्वामी ध्यान पासिका जी की एक एग्जीबिशन अभी रिसेंटली जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में अभी प्रदर्शित थी, और भारत एक सनातन यात्रा एक सब्जेक्ट था। तो इसमें आपने क्या शोकेस किया, किस तरह की पेंटिंग किया, क्या आपने उसमें भेजा था? मैंने जो यात्रा शुरू किया, मैं स्पिरिचुअल चीज़ों को महसूस ज़्यादा करता हूँ। तो इसमें मेरा जो देवी देवता है, मैं मेरा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसमें कण कण में मैं जीता हूँ उसका साथ। तो मैं जब भूख लगता है तो मैं जब हाथ किसी के सामने फैलाता हूँ तो वो मेरे लिए मदर बन जाती है। माँ अन्नपूर्णा, जब महादेव अन्नपूर्णा माँ का सामने खाना मांग सकते तो वो महसूस कर लेते। अद्भुत बात है। तो इसको मैं चित्र का माध्यम से ले आता हूँ। वो जो जो प्रोसेसिंग है, उस प्रोसेसिंग में आप और भी डीप जा सकते हैं। यही भारत का संस्कृति। तो इसका मतलब ये भावना, ये जो भाव है, इसका इंटरप्रिटेशन आप अपनी कला के माध्यम से करते हैं, और वही उस गैलरी में आपने प्रदर्शित किया। उसमें गणेशा भी थे, हनुमान भी थे, राम भी थे, और तिरुपति बालाजी भी थे। तो मैंने जो अपना यात्रा में जिस जिसको मैंने मिल के आया हूँ, तो सारे लोगों को अपना भाव से मैंने उसको प्रकट किया। उसको मैंने भारत एक सनातन यात्रा, भारत हमेशा यात्रा ही रहेगा। वो डेस्टिनी नहीं है, पहुंच गए तो इसका मतलब पहुंच गया, बस प्रोसेस है। बहुत सुंदर। जिस तरह की अभी डेवलपमेंट्स चल रही हैं, जो अनुष्ठान प्रतिष्ठान, जो श्री राम भगवान का जो भव्य मंदिर यहाँ अयोध्या जी में बना, और उसके बाद में दुबई में एक भव्य मंदिर और निर्माण हुआ, इस तरह के बहुत सारे, अभी कल की भगवान का, कल ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका भूमि पूजन कर जो भी कार्य शुरू हो जाएगा, ये सब जो चल रहा है, और साथ साथ चलती है कला। ये जो इस वक्त का डेवलपमेंट है, इस समय का जो फेज़ है, ये कुछ डिफरेंट फेज़ है। इस वक्त कुछ अनूठा है, ऐसा महसूस होता है, क्योंकि हम लोग भी काफ़ी लंबी यात्रा हो चुकी है, 35 साल के आसपास तो कमर्शियल लाइफ में ही हैं। उससे पहले आर्ट कॉलेज में थे, उससे पहले ये सब। तो ये जो समय हम देख रहे हैं, ये कुछ नयापन है, कल्चरल एम्पावरमेंट, रीएस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइड एंड जो भी प्रॉस्पेरिटी, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो ये जो मंदिर और जिस तरह के ये जो डेवलपमेंट चल रहे हैं, इसमें कला भी, क्योंकि वहाँ पर भी हम स्कल्पचर्स देख रहे हैं, जो नया नया
जो उसमें मॉन्यूमेंट्स में, मंदिरों में जो प्रतिमाएं देख रहे हैं वो भी इतनी सुंदर, इतनी भाव भरी देखने को मिल रही है। तो कला भी यूं ही प्रमोट हो रही है, कला भी यूं ही एस्टेब्लिश हो रही है। अब मुझे आपसे जो नेक्स्ट मेरे जहन में एक क्वेश्चन है वो ये है, आपने मुझसे ये कहा कि कलाकार एक पेन में रहता है और उसे वो बहुत इंजॉय करता है, उसे वो बहुत जीता है। इसका क्या मतलब हुआ? नहीं, ऐसे एक्चुअली मैं थोड़ा सा मेरा वर्ड्स को वापस भी ले सकता हूँ, हाँ क्योंकि उस मोमेंट में आया था जो फ्लो था और वो पेन था। तो एक्चुअली क्या होता है, ये पेन, मेरा एक बहुत अच्छा मित्र है, वो हमेशा कहती है पेंटिंग में पहला 3 वर्ड है ना, वो पेन से जुड़ा हुआ है। तो वो जो पेन होना ज़रूरी है, जो भी स्ट्रगल लाइफ है ना, तो जब आप एक ऊंची एक डेस्टिनी में पहुंच जाते हैं, तब वो पेन है ना, आपको वो पेन नहीं था, वो आपको एक स्वाद लगता है। वो स्वाद क्या लगता है, नहीं नहीं यार वो मोमेंट अच्छा था। उस मोमेंट में आप 2 रुपए का पेंसिल लेके और 1 रुपए का पेपर लेके आप स्केच करके किसी को आप वहीं पर आप बेचा, 50 रुपए में बेचा। मतलब कलाकार को ही जानता है, कलाकार जानता है उसको कहाँ वैल्यू देना है और कहाँ वैल्यू लेना है। ठीक। तो बट समाज का एक स्टेटस है। मैं भी अपना स्ट्रगल लाइफ में दिल्ली में और काफ़ी शहरों में मैं घूमता था, तो लोगों से मिलता था, तो लोगों का एक परसेप्शन था आर्टिस्ट को एक 20-25 रुपए का चप्पल पहनना ज़रूरी है और एक झोला और एक फटा हुआ कुर्ता पहन के आप जाके काम मांगिए, तब आपको एक रिकॉग्नाइज मिलेगा। I think this is good to know about what is the struggling, but इस struggling में क्या ना एक एसेंस मिलता है। मैंने ऐसे कलाकारों को भी देखा है, वो सिर्फ काम करना जानता है, वो रिजल्ट के लिए नहीं देख रहे, वो रिजल्ट वो देखना चाहते हैं, बस ये मेरा काम है, इससे मैं आनंदित हूँ। जब तक वो खुद खुशी नहीं मिलता, वो खुशी में पेन रहता है। ठीक। 4-4 दिन नहाता नहीं है, 5 दिन खाता नहीं है, कुछ नहीं है, कर रहे कुछ, तो वो पेन है। वो पेन है, तप है, तप है, तप है। वो तप करने वाला आदमी को वो पेन लेना ज़रूरी है, तभी एक अच्छा कला निकल के आता है। मैं जो समझा हूँ आपकी बात से, वो कई बार विचार, कभी हम सत्संग में जाते हैं तो वहाँ सुनते हैं। एक्चुअली ये जो पेन है, इसका अगर मैं समानार्थक शब्द अगर मैं देखूं, तो वो जो मिलना और मिलने के बीच का जो फेज है, तड़प, ये जो तड़प है, इसको अगर हम पेन कह रहे हैं, ये एक्चुअली तड़प है। और ये बड़ी सुकून वाली तड़प होती है। जो तपस्वी है उन्हें मालूम है कि ये तड़प जो है ना, ये आपने जिक्र किया मीरा का, तो उन्होंने कितना तपस्या ही की, उन्होंने अपने आप को जिस तरह से प्रेजेंट किया सोसाइटी में। और जब मथुरा में आकर के उन्होंने अपने विचार को, जब वो जो एनलाइटमेंट था या जो करीब थे वहाँ उस वक्त का, वो भी एक बार थोड़ा सा बताइए कि वो क्या मोमेंट आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि मीरा को प्रभु मिलने के पहले। एक्चुअली ये मीरा का जो यात्रा है वो भक्ति मार्ग है। भक्ति, उस मोमेंट में काफ़ी सारे लोग भक्ति में थे। तो हमने काफ़ी रिसर्च करते तो मीरा गाते गाते नाचते नाचते प्रभु को पा लिया। तो वो जब उनको आखिरी बुलावा आया था परिवार से, क्योंकि परिवार मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि परिवार को मैं बहुत अच्छा जानता हूँ और जानता हूँ इसलिए बोलता हूँ, सबका पास परिवार होते हैं, मेरे लिए इस पूरा ब्रह्मांड ही परिवार है। तो ये कृष्ण जी भी वही कहते हैं और उसी का बीज मंत्र हमारा अंदर आया। तो वो वहाँ पर वो जो मीरा जैसे वो तड़पती थी, कभी ठंड लग रहा है, ओढ़ने के लिए भी नहीं है, खाना भी ठीक से नहीं आ रहा है, हम उतना सुविधा में नहीं थी वो, मगर वो उसका जो रिश्तेदार था वो राजा था, उन्होंने कहा चलो मीरा को निमंत्रण दे दो, वापस सब चीज़ें माफ़ कर दिया, आप वापस आइए। तो वो इनकार करती है बुलावा को। फिर भी वो एक बार मैं खनैया से पूछ के आता हूँ, तो जैसे वो गई अंदर फिर वापस नहीं आई, उस मंदिर से बाहर वापस नहीं आई। इसको एक कलाकार
कैसे महसूस करके कला में बना बहुत सकते हैं। सुंदर अनुभूति, बहुत सुंदर। अनुभूति को काम पे लेके आना है। ये एक्चुअली भरत भूमि ही ऐसी है, आपको महसूस करके आप कुछ कला का माध्यम से लेके आ सकते हैं। महसूस करो, महसूस करने के बाद कोई आपका पास माध्यम है बोलने का, वो कला ही है। बहुत सुंदर, क्या बात है। आज जिस सब्जेक्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं ये वो है जो साधारणतः हम अपनी ज़िंदगी में, अपने सोशल लाइफ में, फैमिली लाइफ में खपते हैं। मतलब वो भी एक ग्रस्त भी एक तरह का की तपस्या ही है। इन सब को जब आप धीरे 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 पार करते हैं और त्याग, तपस्या, तप कर चुके होते हैं, तब कला का जो भाव है, कला को समझने का या कला को बनाने का भाव है, वो पैदा होता है। और फिर वहाँ से शुरू होती है एक अलग यात्रा। वो एक ऐसी दुनिया है जहाँ जो मीरा ने जैसे नृत्य में देखा, भगवान बुद्ध ने उसको ध्यान में देखा, या और महापुरुष हुए हैं हमारे भगवान जिनको तुल्य हमने माना है, ऐसे ही कलाकार है जो अपने भाव को, अपनी भावनाओं को अपनी कला में, पेंटिंग में, स्कल्पचर में और जो हमारे डिफरेंट कला के जो भाव हैं उसमें देखता है और उसमें अपनी तड़प को, अपने भावनाओं को व्यक्त करता है। जो आपने अभी बात कही कि परिवार, जो पूरा ब्रह्मांड ही मेरा परिवार है, ये अनुभूति बहुत बड़ी अनुभूति है। इसको समझना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अपने यात्रा है, यात्रा है, ये बहुत बड़ी यात्रा है। इसको समझना, ये वो बीच बीच के कुछ मंत्र हैं जो डिकोड करने चाहिए और उसको फिर सोचना समझना चाहिए। और यही कला है, यही तो गुत्थी है जिसको खोलें तो समझ में आना शुरू हो कला क्या है। कला में बहुत भावनाएं हैं, रस हैं। हमारे यहाँ तो अगर हम यहाँ अगर अपने भारत की भूमि पर अगर हम बात करें तो भावनाओं से ही भोजन है, भावनाओं से ही कला है, भावनाओं में ही हम लोग अपने ग्रस्त को देखते हैं। कितना सुंदर है, देखा जाए तो स्वामी जी कितना सुंदर भाव है, अपने हम जीने का कितना सुंदर एक विचार है, खासकर भारत में। क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को मिलते हैं, कल्चरल एक्सचेंज हो रहे हैं बहुत सारे, तो वो भारत में आते हैं, रोते हैं। आप तो हिमालय में उधर धर्मशाला में रहते हैं, अभी देखते होंगे कि यहाँ आकर के लोग आंसू से रोते हैं। और इसमें कोई एज नहीं है, 20-22 साल का बच्चा जो कॉलेज में पढ़ रहा है और 62-65 ईयर्स के वो फोटोग्राफर्स या हमारे जो यहाँ मित्र आते हैं, वो देखता हूँ मैं उनको कि वो आंखों से रोते हैं, आंसू बहते हैं उनके। 4-4, 5-5 बार यहाँ आए हैं 15-20 दिन के लिए, महीना भर के लिए, और हमारे साथ हिमालय विजिट करते हैं, हमारे साथ में और जगह जगह जहाँ जहाँ काशी में जाते हैं और कई जगहों पर, उनके आंसू रुकते नहीं हैं। ऐसा क्या है जो वो खो रहे हैं और अब उनको यहाँ मिलता है? सर ये है ना, ये अनुभूति है, एक परम आनंद का आंसू है, परम आनंद का आंसू है। इस आंसू में आप प्रेम देख सकते हैं, उनका अंदर जो डीपनेस का महसूस किया हुआ प्रेम है। एक आदमी फ्रांस में पैदा होता है, अपना यात्रा से वो चुनता है, लाइफ में बहुत कुछ मैंने हासिल किया, मगर मुझे ये नहीं था, मेरे लिए कुछ अलग है। कुछ किताबें पढ़ता है, उसको कहीं ब्रह्मांड में समझ में आता है, भारत जाना है, वहाँ कुछ अपने आप को फ्लो करना है। ठीक। तो वो वही आदमी आता है, मणिकर्णिका घाट में बैठता है और वहाँ चिता जलते हुए देखता है और उसका आंखों में आंसू निकलता है। तो वो आंसू उनके लिए एक समर्पण था। जब वो आके एक जगह आके समर्पण किया, वो खुद का साथ समर्पण किया, खुद को समर्पण किया। और वही आदमी 1 महीने वहाँ पर रुकता है, नो शेल्टर, नो फूड। वहाँ जो भी प्रसाद का रूप में मिल रहा है उसको सेवन करना उसका धर्म है। वहाँ पर सुबह से लेके शाम तक वो जो अस्थि, जला हुआ अस्थि को, राख को उठा के एक जगह इकट्ठा करना, ये वाला काम करते। कोई फ्रांस में, वो मेरा मित्र है, और मेरा मित्र इसलिए मैं कह सकता हूँ क्योंकि हम उनको परिवार का दर्जा दिया है। हम सब एक है,
जब भी वो हमारा घर आता है तो हम उसको ऐसे ही महसूस करवाते हैं, हम सब एक है, वी आर वननेस, वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव। हम जब कोई यहाँ आते हैं, उनसे बातचीत शुरू होती है ईमेल पर या इंस्टा पर या वैसे, तो मेरा भावना तो सिंपल है, हम तो अपनी बात को साधारण तरीके से रखते हैं। तो मैंने स्वामी जी उनको कह दिया कि अतिथि देवो भव, और अतिथि देवो भव का मतलब ये है द गेस्ट इज गॉड फॉर अस। वो जब यहाँ आए, उन्होंने यहाँ से अपनी वाइफ को वापस फ़ोन पर बताया कि मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ ऐसी फीलिंग है, द गेस्ट इज गॉड। और वसुदेव कुटुंबकम जो हमारी फिलॉसफी है, जिसके ऊपर हमारा विश्व दर्शन रखा जाता है, जब भी हमारे यहाँ के जो वक्ता हैं वो बाहर जाते हैं, जो हमारे यहाँ के नेता और जो रिफॉर्मर्स हैं वो बाहर जाते हैं, वो यही बात कहते हैं, वसुदेव कुटुंबकम। इस बात को लेकर के भी बड़ी भावना पैदा होती है और भारत को अलग तरीके के ही परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। और ये चीज़ अब एस्टेब्लिश होती हुई दिखाई दे रही है। दुनिया मान रही है कि भारत की भावना, भारत का जो जीवन शैली है वो एप्ट है इन कॉन्टेक्स्ट टू एक जीवन को जीने का जो तरीका है उसको उस कॉन्टेक्स्ट में भी। और इसके अलावा आप जो इन दिनों जो आपका चल रहा है, हम आपको देखते हैं बहुत सारे ऐसे मंच पे भी आप दिखते हैं, ऐसे ग्रुप्स में, डिस्कशंस में भी दिखते हैं, जैसे संघ। तो वहाँ आपकी चर्चाएं क्या रहती हैं, किस तरह से आप मतलब बातचीत करते हैं, क्या क्रक्स है? एक आपने बहुत अच्छा सब्जेक्ट जो मैं मिस कर रहा था वो ये है कि आपने प्रभु राम के जो वनगमन हुआ था, जहाँ जहाँ से वो गए थे, जो उनकी उस वक्त की वो वाली यात्रा थी वन में, उसी पे आप लोग भी कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं, कुछ उसको फॉलो कर रहे हैं, वो क्या चीज़ है? ये एक्चुअली क्या है ना, हमारा एक बहुत ही अच्छा मित्र है, उनका नाम है अनुरागी। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा गाना सिंगिंग का, सो ये बहुत ही वो है, वही है ना, एक सज्जन पुरुष वही होता है जब सामने मिलता है, तो जब दोनों चुप हो जाए तो वही सज्जन है। तो हम दोनों मिलते हैं तो वैसे ही मिलते हैं। तो हमने ऐसे ही प्रोग्राम बनाया, चलो गाना रिलीज़ करते हुए चलते जहाँ पर भी फ्लो होगा। सो मैं क्या ना, काफ़ी जियोग्राफिकली मैं चीज़ों को देखता हूँ और अलग अलग प्लैनेट्स का भी काम कर रहा हूँ आजकल, काफ़ी रिसर्च भी कर रहे हैं प्लैनेट्स के ऊपर। तब मैंने देखा राम का जो भी वनवास शुरू हुआ, जहाँ से वो निकले थे, तो उसी यात्रा को कंटिन्यू करते हुए तो वहाँ महसूस किया पहले राम, उसको चित्र का माध्यम से लेके आना है, तो मुझे उसमें ऊर्जा डालना है, रिसर्च करना है या जाना है, उसको जीना है पहले। जीना है। तो मुझे क्या ना, स्टोरी टेलिंग नहीं बोलना है, ओके राम ने गए वहाँ पर 14 साल वो किया, फिर बाद में वहाँ कोई आए, रावण आए, तो मुझे ये चित्र नहीं दिखाना है, मुझे वो चित्र दिखाना है, वो जो उसका बीच में उसका मन में क्या मंथन हो रहा था, साक्षी भाव। वहाँ एक सच था, वो सच है ना, वो परमात्मा का था। वही हनुमान ने भी महसूस किया था, वही सीता मैया भी, वही रावण भी महसूस किया था। ऐसे नहीं है इस स्टोरी में रावण नहीं है, रावण भी वही महसूस किया था। वो उनका महसूस करने का एक अलग भाव था, राम का एक अलग भाव है। जब तक रावण नहीं है तब तक राम नहीं है। राइट। और एक बात और बताइए, ये स्वीकार भाव क्या है, जिसको हम अभी बिफोर पॉडकास्टिंग हम बात कर रहे थे ना, आपने एक बात बताई थी स्वीकार भाव। ये स्वीकार भाव क्या है, जिसमें आपने कहा था जो जैसा है वो वैसे ही एक्सेप्ट करना है, उसको वैसे ही लेना, क्या वो थोड़ा बताइए? एक्चुअली क्या ना, हम लोग सब चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि हम अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। हर एक आदमी के अंदर ईगो होते हैं, वो बहुत ज़रूरी है होना। बिना ईगो में, काफ़ी संत पुरुष लोग भी बोलते हैं ईगो को मारो, ईगो को साइड करो। तो मेरा गुरु का थ्रू मैंने महसूस किया, जब आपका पास ईगो है तो उसको अलग डायमेंशन देने का एक स्टाइल आपको आना ज़रूरी है। ठीक। तो मैंने उस स्टाइल, मेरा अंदर का ईगो को मैंने अपना कामों में निकाला। तो वो जो निकाला हुआ वो काम है, वो परमात्मा तक पहुंचने का एक माध्यम है। सो वो माध्यम में क्या होते हैं,
अब लोगों को लगता है स्वीकार भाव क्यों चाहिए? जो फॉर्म में मेरे सामने आ रहा है तो उसको उसी फॉर्म में एक्सेप्ट करना है। ठीक। तो आजकल काफ़ी रिलेशनशिप को देख के मैं बहुत हैरान होता हूँ, और मेरा अंदर भी रिलेशनशिप नहीं था, नहीं, मैंने भी 2 लड़कियों को छोड़ा हूँ, और छोड़ा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा यात्रा लंबा है। तो जब मैं पकड़ लिया तो इसका मतलब मैं भी एक समाज में जो लोग जिस यात्रा को कर रहे हैं उसी यात्रा में मैं भी चलना पड़ता था। तो मैंने उस चीज़ को छोड़ना पड़ा, और उन दोनों महिलाओं को मेरा कोटि कोटि नमन, क्योंकि मुझे यात्रा समझ आया किस यात्रा में आप जा रहे हैं। वहाँ समर्पण है। वो समर्पण कला में ज़्यादा आने के लिए कोशिश इसलिए करते हैं, कला बहुत ही स्वादिष्ट माध्यम है। मुझे लगता है हर एक आदमी को कलाकार होना ज़रूरी है। ये तो आप विचार से कह रहे हैं ना। हमने एक रिसर्च पढ़ी थी, हॉफलैंड करके कंपनी है और एक अडोब करके कंपनी है। इन्होंने एक रिसर्च किया था स्वामी जी, और रिसर्च ये किया था कि जर्मनी और अमेरिका, जिसको हम डेवलप्ड कंट्री मानते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड मानते हैं, भारत का तो पिछले दिनों नाम ही कहीं नहीं आता था। तो हम ये मैं जो उस रिसर्च को गो थ्रू कर रहा था तो मैंने देखा कि क्रिएटिविटी को लेकर के 89% स्टूडेंट्स ने, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ने कहा कि अगर क्रिएटिविटी हमें ड्यूरिंग आवर फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग और बायोलॉजी और व्हाटएवर जो भी सब्जेक्ट होते हैं इनमें पढ़ाया गया होता तो हमारे डिसीजन मेकिंग बेटर होते, हम एज अ ह्यूमन बेटर होते, और लाइफ को जीने का जो एक प्रोसेस है उसको हम बेहतर समझ पाते। और इसके ऊपर बहुत गहरी उन्होंने रिसर्च की थी, बहुत सारे क्वेश्चन मतलब इसमें थे। तो अल्टीमेटली जो मैंने समझा उसको वो यही था कि क्रिएटिविटी कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट डेवलप करती है, डिस्ट्रक्टिव नहीं करती है। आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं, अगर ये भावना आपके अंदर पैदा हो गई तो अब आप डिस्ट्रक्टिव नहीं होंगे, डिप्रेस्ड नहीं होंगे, और उस तरफ नहीं बढ़ेंगे जिस तरफ नॉर्मल एक इंसान हतोत्साह हो जाता है ना, उसको लगता है कि बस दिस इज द एंड। तो वो नहीं होता है, क्योंकि आपने एक तपस्या कर ली है, आपने उस भावना को जी लिया है। सो ये आपने तो व्यवहार और अपने एक्सपीरियंस से बताया, मगर ऐसा रिसर्च भी कह रही है। और दूसरा जो आपने कहा कि जो कला है इसको जीना है तो यात्रा है, और यात्रा है तो इसको समझना है। तो समझना है तो किसी गुरु के चरणों में बैठ करके समझना है। ये बात भी मुझे लगता है कि प्रभु राम ने जो लक्ष्मण को बताई थी, भाई को, कि भाई अगर रावण इतना विद्वान है, इससे कुछ समझना है तो सीख ले लीजिए। और वो उनके सिर की तरफ जाके बैठे कि हमें ज्ञान दीजिए। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बताया नहीं कुछ भी। और प्रभु राम ने फिर बुलाया और उन्होंने कहा कि पैरों की तरफ बैठिए, ज्ञान लेना है तो इस तरफ। यही बात आपने अभी कही थी। तो इसको भी आप इसी कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं कि ज्ञान नॉर्मली तो क्या है, हम आमने सामने बैठकर भी ज्ञान की बात कर सकते हैं, लेकिन यही हमारा जो दर्शन है उसमें ये कि चरणों में बैठकर ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। आप यही कह रहे थे? हाँ, ऑफ कोर्स चरणों में बैठ के एक जो ज्ञान प्राप्त होते ना, चरण मतलब क्या होते हैं, आप समर्पण भाव आ गया। ओह क्या बात है, वाह, अच्छा। आप अब जैसे मान लीजिए मैं आपको सुन रहा हूँ, तो मैं आपको भाई साहब का दर्जा दिया हूँ, तो मुझे कुछ बातें आपको सुनने में आपका प्रेम है, आपको सुनने में हम लोग साथ वो कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर के बाद हम बैठ के थोड़ा सा मैं नीचे बैठता हूँ, कंफर्टेबल और फील करता हूँ, तो मुझे लगता है हाँ और थोड़ा सा मैं आपका करीब आया। तब आप क्या ना ऐसे चीज़ों को बोलना शुरू करेंगे, यार ये लड़का को मैं अपना यात्रा के बारे में थोड़ा बताऊँ, इतना अच्छा ग्लिम्सेस मिला। मैं एक बात हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ कि स्वामी ध्यान पासिका जी एक वेल एस्टेब्लिश्ड प्रतिष्ठित कलाकार हैं। मेरा भाग्य है कि आज वो हमारे स्टूडियो में यहाँ नोएडा में आए हैं और हमसे ये सब चर्चा हो रही है। और जो चर्चा के बीच में वो उनका एक बड़ा व्यक्तित्व है कि वो ये कह रहे हैं, मुझे भाई साहब का दर्जा दे रहे हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ क्योंकि कर्म से आदमी बड़ा माना गया है, और जिस तरह की पेंटिंग्स आप कर रहे हैं, जिस तरह उन पेंटिंग्स को देख के नमन करने का विचार पैदा होता है। इसका मतलब उस भावना को, उस पन को आपने पकड़ लिया है और बहुत सुंदर पेंटिंग्स आपने बनाई हैं। कुछ एक पेंटिंग्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। एक पेंटिंग जो कि आपने बनाई है
भगवान हनुमान की। वो बैठे हैं और साधना में हैं। इस पेंटिंग के पीछे का भाव क्या था? ये हनुमान साधना करते थे और करते भी है, हम ग्रंथों में देखा जी। है, और उसको चित्र का माध्यम से लेके आने के लिए काफ़ी सारे हमारा मित्र लोग भी काम किया है उसके ऊपर। तो कोई भी फॉर्म में बैठ सकते हैं हनुमान। हनुमान तो बंदर का अवतार है, बंदर आप देखते हैं तो कोई भी फॉर्म में आप दो ध्यान कर लेते हैं, मगर पर्टिकुलर वही फॉर्म क्यों है, ध्यान का माध्यम ही क्यों चुना हनुमान? तो उस हनुमान का एक व्यक्तित्व है, उसका एक बॉडी का स्ट्रक्चर है। वो जैसे वो बॉडी का स्ट्रक्चर को लेके वो कंफर्टेबिलिटी, आप कोई भी फॉर्म में कंफर्टेबिलिटी फील करेंगे तो आप मतलब वजन लेस हो जाएंगे, वेट लेस हो जाएंगे। मेन चीज़ वही है, अपना बॉडी को आप वेटलेस फील कराना है। आप लेट के भी फील करा सकते हैं और झुक के भी फील करा सकते हैं। आपका कंफर्टेबिलिटी, बहुत सुंदर, आपका कंफर्टेबिलिटी है। तो कुछ ऋषि मुनि लोग एक पैर पे खड़े हो जाते हैं, कुछ ऋषि मुनि लोग कांटे पे खड़े हो जाते हैं। ये कोई वो नहीं है बॉडी का ऊपर बहुत ही वो पेन दे रहा है, नहीं है। वो क्या है ना, उनका एक साधना का एक पीक है। वो महसूस करते हैं मुझे इसमें, इस फॉर्म में मुझे अच्छा अचीव करना है। वो ग्रेविटी फील कर सकते हैं। ग्रेविटी बहुत ज़रूरी है, राइट। सो वो जो बॉडी में ग्रेविटी आ गया, मतलब आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। क्या बात है। जो एक बात जो क्रक्स निकल के आया वो ये कि जो पेंटिंग हम आपको दिखाएंगे उसमें भगवान हनुमान और साधना में है। दूसरी ये पेंटिंग है महादेव की, मैं ये पेंटिंग हम दिखाएंगे। ये जो पेंटिंग है इसमें महादेव भी हैं और भगवान गणेश भी हैं, और वो उधर की तरफ उनके दूसरे पुत्र अपना कार्तिकेय हैं, और इधर ये नंदी हैं। तो इस पेंटिंग में अर्धनारेश्वर का शुक्र है मैंने पहचान लिया, मतलब अर्धनारेश्वर है। तो मैं बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, मैं आपको बताऊंगा। जब ये पेंटिंग, एक पेंटिंग जब शुरू किया था उस दिन हम लोग गाड़ी से उतरे। तो उतरने के बाद हमें न्यूज़ आया, अभी हम लोगों का गाड़ी क्या है ना सिक्योरिटी में लेके जाएगा, आर्मी फोर्स का अंदर आपको ध्यान से लेके जाएंगे। तब हम जम्मू कश्मीर में उतरे थे। ठीक है। 370 जो दारा था, अड्डा था, तो उसी समय का मोड है। तो वहाँ का सारे जम्मू वाले लोग गर्म हो गए थे और कुछ लड़ाई वड़ाई का चल रहा था। उस समय में क्या ना, मेरा साथ और भी देश का काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट लोग एक कैंप में साथ में थे। तो उस कैंप में सारे आर्टिस्टों को परिवार में कॉल करके बोलना एक वो था, क्योंकि लोग न्यूज़ पहले देखते हैं ना, कुछ होता है तो न्यूज़ पहले देखते हैं। ठीक। न्यूज़ भी बहुत अच्छा माध्यम है लोगों को अवेकनिंग लेके आने के लिए। तो जो लोग कर रहे हैं, आप जैसे लोग और भी अच्छे लोग काम कर रहे हैं उसके लिए, तो उसके लिए थैंक यू कहता हूँ। तो उसमें क्या ना, एक बहुत अच्छा एक मोमेंट था। सब लोग फैमिली को याद कर रहे थे। मैं ऐसे महसूस किया इस समय में परमात्मा साथ होते हैं तो क्या है ना, वो यूनिटी का बात करते हैं। ठीक। परिवार मतलब साथ, हम सब एक साथ है। तो मैंने महसूस किया हम साथ है, ऑलरेडी माउंटेन में है, माउंट कैलाश। सो इस पेंटिंग का टाइटल भी केयर ऑफ कैलाश। अच्छा। सो मेरा जो केयर ऑफ है, मैं अपने आप को जेडी पासी का लिखता हूँ, केयर ऑफ कैलाश लिख के ये पेंटिंग का टाइटल दिया। इसमें जो पेंटिंग में 4 ऑब्जेक्ट्स है, एक शिवा है और एक पार्वती है, गणेश जी है और कार्तिकेय है और नंदी है, और माँ का हाथ में गंगा है और गंगा बहते हुए गंगा है। ठीक। और जब गंगा बह रही है तो उसको सेवन कर रहे हैं नंदी। तो वो प्रोसेसिंग हो रहा है, हर चीज़ का प्रोसेसिंग है। तो वो ये परिवार का एक प्रोसेसिंग है ना, ये इससे हर आदमी गुजरना पड़ता है। तो हम भाईचारा भी बहुत ज़रूरी है, और जब परेशानी होते है तो एक साथ होना भी ज़रूरी है। ये चीज़ें बहुत ही मायने रखते हैं, तो इसको मैं काम पे लेके आता हूँ। और एक ये पेंटिंग जो गौतम बुद्ध हैं, भगवान गौतम बुद्ध, इनका आपने पोर्ट्रेट किया है अलॉन्ग विद चक्र, जो ये देखने को मिल रहा है। ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स हैं इसमें। इसके पीछे की क्या फिलॉसफी है, कि क्या जो आपने भावना रखी है?
एक्चुअली मैं क्या है ना काफ़ी एक्सपेरिमेंट करता हूँ सर। मैं किसी चीज़ को ऐसे भी नहीं बोल सकता हूँ, डरता नहीं हूँ, मैं बहुत डरपोक भी हूँ। और मैं सिर्फ उनको डरता हूँ जिन्होंने मुझे बनाया। तो जब वो मिलेंगे तो सामने बात कर लेता हूँ, हाँ मैं इसी चीज़ को डर रहा हूँ। मेरे लिए क्या है ना, ये बुद्धा एक टूल है और उस टूल को मैं कहीं भी फॉर्म पे फिट करता हूँ, फील करता हूँ। ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म है, ज्योमेट्रिकल फॉर्म दिखाई दे रही है, geometrical कलर्स दिखाई दे रहे हैं, कलर्स है और ये 7 कलर्स का एक रिप्रेजेंट है, विबग्योर। विबग्योर। सो जब 7 कलर्स एक कोई भी एक ऑब्जेक्ट का थ्रू पास होते हैं तो वो एक ही कलर निकलते हैं, ठीक, वो वाइट है। वाइट है। तो इसलिए हमारा हिंदू कल्चर में जो सन्यासी का कलर है वो श्वेत वर्ण कहते हैं। इश्क का रंग सफ़ेद है। बहुत सुंदर। अगर हम बात भगवान गणेश की ना करें तो बात अधूरी होगी। नहीं, गणेश जी का करना ज़रूरी है। जी जी जी। तो ये जो पेंटिंग है, इस पेंटिंग में हमने पहली बार देख रहे हैं कि जो सर्प है वो ये ऐसे दिखाई दे रहा है, और बाकी तो ठीक है। उनके पास एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में ये शंख और चक्र है। शंख है ना, चक्र है, और ये आई थिंक ये पाशु बोलते हैं उसको। पाशु, फरसा बोलते हैं ना। फरसा। तो ये कैसे, ये क्या आपने दिखाया है? ये एक्चुअली क्या है ना, मैं रिप्रेजेंट एक किताब से लेता हूँ। मैं काफ़ी किताब पढ़ता भी हूँ, रेफरेंस को भी लेता हूँ। हमारा एक 500 ईयर्स पहले एक बहुत अच्छा राइटर ने 32 फॉर्म ऑफ गणेशा का बारे में उन्होंने लिखा है। तो उसमें एक पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तो एक गॉड पैदा हुआ है, तो वो गणेशा ही है। सो उस बाला गणपति है। सो बाला गणपति, उसका रिचुअल्स क्या है, उस समय में वो क्या हाथों में क्या क्या पकड़े रहते हैं, तो इसको डेफिनेशन अच्छा, ये उस वक्त का रिप्रेजेंटेशन। सो उसको चित्र का माध्यम से कोई कलाकार मेहनत नहीं किया, और जो किया है वो अपना स्किल का माध्यम से उतना ही किए थे। तो मैंने इसका साथ जिया, 32 फॉर्म ऑफ गणेशा बनाया, और हर एक गणेशा का रिचुअल्स होते हैं, मंत्र होते हैं, चैंटिंग होते हैं। उसको करते करते मैंने हर एक चैंटिंग को सीखा, और इसमें डूबते हुए मैंने 35 गणेशा को बनाया। वाह, बहुत सुंदर। और ये जो है, ये पेंटिंग, ये दुबई में कोई शो आपका लगा था, उसमें ये जो है, ये तो मतलब जो भगवान विष्णु, हाँ भगवान विष्णु, और तिरुपति बालाजी। बहुत सुंदर, अद्भुत। सर मैं कोई नया पेंटिंग्स कुछ भी नहीं बना रहा हूँ जी। जो ऑलरेडी रिलेवेंट है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसी गार्ड को महसूस करता हूँ और उसी चीज़ों को काम पे लेके आता हूँ। देखिए, मैं जहाँ तक समझा हूँ, कला का माध्यम रंग और ब्रश, कैनवस, ये तो वही है। इंस्पिरेशन कहाँ से उठ रहा है वो हम समझ पा रहे हैं कि आपका जो स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन है, आपका जो भावना है धर्म के प्रति, भगवान को अपने जो जिस तरह से आप अपनी यात्रा लेकर चल रहे हैं, जीवन को भी जिस तरफ लेके जा रहे हैं, उसमें ये स्वाभाविक है कि आप मतलब इन्फ्लुएंस भी हैं, और आपका तप भी यही कह रहा है, प्रभु का चित्रण अपने कॉन्टेक्स्ट में। तो जो आपका अपना कॉन्टेक्स्ट है, यही क्रिएटिविटी है। तो बहुत सुंदर बात यह है कि आप जिस तरह की, चाहे ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स को लेकर के बना रहे हैं, चाहे वो अर्थ कलर्स की तरफ जा रहे हैं, या किसी और पैलेट को आप चुन रहे हैं, उसमें नयापन ला रहे हैं, यही कला है आपका। और उसको कितना बैलेंस्ड बना रहे हैं, वो मैं क्योंकि आर्ट कॉलेज से आता हूं, तो मैं इतना मैं समझ पाता हूं कि यस, ये है वो पेंटिंग, या ये वो कला है जिसको हम बार बार देखना चाहते हैं, और काफ़ी लंबे समय तक देखना चाहते हैं। सामने अगर पेंटिंग लगी है और यहाँ बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद कई कई घंटे में बैठ करके उस पेंटिंग को निहार सकता हूँ। यही कलाकार की जीत है, यही कलाकार का ऑब्जेक्टिव है कि जो दर्शक है, जो देख रहा है उस पेंटिंग को, वो उनसे संबंध बनाए, वो उनके साथ। मेरा कला का माध्यम से मैं अपने लोगों को प्रेम जागृत करता हूँ, और कला ही मेरा पास है, मैं किसी को पूछ सकता हूँ। तो वो जो आदमी पेंटिंग्स खरीदा है, जो जिसका पास भी पेंटिंग है, उनका जीवन में परिवर्तन हार है, कारण है माध्यम में मैं हूँ,
और कहीं से मुझे एनर्जी मिल रहा है, उस एनर्जी को मैं रिसीव करता हूँ, कंसीव करता हूँ, उसको पेंटिंग के माध्यम से ले आता हूँ, उसको प्रेम में बांटता हूँ। बहुत सुंदर। मेरे लिए प्रेम ही मेन है, प्रेम का बाद ही सब कुछ। मैं जो स्वामी ध्यान पासिका जी की बात को समझ पाया हूँ, क्योंकि मैं विजुलाइज करता हूँ, मैं एक विजुलाइज़र हूँ। ये जो एनर्जीज़ हैं जो धूप से आती है या रेज के माध्यम से हम रिसीव कर रहे हैं, बिल्कुल आप वही बात कह रहे हैं कि ये वो रेज हैं जिनको मैं पकड़ता हूँ और एक माध्यम के पेंटिंग के उस माध्यम में अपनी एनर्जीज़ को लगाता हूँ और वहाँ से फिर वो ऑरा क्रिएट होता है जिसको देखने वाले, अप्रिशिएट करने वाले अपने घरों में सजाते हैं या फिर उससे फिर वो लाइफ लॉन्ग एंजॉय करते हैं। ये तो बिल्कुल ऐसी बात है जो कला प्रेमी होते हैं नॉर्मली, वो हम लोग क्यों घूमने जाते हैं, हिमालय में जाते हैं, हम जगह जगह जाते हैं और एक बड़े कैनवस को देखते हैं, उसी का रिप्रेजेंटेशन थ्रू फोटोग्राफी और थ्रू पेंटिंग हम बनाते हैं और अपने घरों में फिर लगाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि हिमालय की तस्वीर अगर घर में लगाई जाए तो वो बेहतर है आपके वास्तु के हिसाब से भी। और कला के माध्यम से, क्योंकि भावना भगवान का जो रूप आप बना रहे हैं ये चित्त में रहे ऑल द टाइम, उठते बैठते प्रभु के दर्शन होते रहे, तो वो भावना आपके अंदर, आपकी केमिस्ट्री जो अंदर की है वो उसको प्योरिटी या उसको पॉजिटिविटी देती है। इसीलिए और आपकी पेंटिंग्स ये बात कहने में सक्षम है बहुत बेहतरीन तरीके से, क्योंकि जो रंग आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपने आप में, आपका तो जो ये मफलर आपने स्कार्फ पहना है यही इतना मल्टी कलर है कि वो बता रहा है कि कोई कलाकार मतलब बात कॉस्ट की नहीं होती, बात ये होती है कि उसको पहनने के बाद में क्या ऊर्जा, एक आपका व्यक्तित्व खिलता है। आने वाली जनरेशन्स के लिए भी और विकसित भारत जिस तरफ हम मिशन को लेकर चल रहे हैं, हम तो ये मान के चलते हैं कि भारत का जो स्वर्णिम गौरव है जिसको हम याद करते हैं कि कभी तो हम सोने की चिड़िया थे और वर्ल्ड जीडीपी में हम लोग इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन रखते थे, अब फिर हम उस तरफ बढ़ गए हैं हमारी लीडरशिप की वजह से कह लीजिए या इस समय के हिसाब से कह लीजिए। आने वाली जनरेशन्स के लिए आपकी क्या भावनाएं हैं जो वो कला के प्रति किस तरह से सोचें, समझें और अपने जीवन में उतारें? मैं कहता हूँ कला का प्रति जो भी जनरेशन है, आने वाला जनरेशन, मेरा जनरेशन और बीता हुआ जनरेशन और कोई भी जनरेशन है ना, आगे का ज़्यादा सोचने से अच्छा है प्रेजेंट मोमेंट में जो उनको महसूस हो रहा है उसको कला का माध्यम से उसको बनाए उसका साथ जिए और उसका साथ जीना है तो उसमें तपना पड़ेगा। सो आजकल बच्चे क्या है ना, तपते कम क्योंकि इजी मीडिया है। हम लोग उस जमाने में लोगों के साथ काम किया है, कलर्स बनाते थे, ग्राइंड करते थे, दिन भर ग्राइंड करने के बाद वो मिलता था थोड़ा सा येलो कलर, उसका आनंद अलग था। तो वो इजी टू कैरी, मैं चला जाता हूँ $5 दे दिए तो कोई भी कलर मिल जाएगा, वो खरीद लेता हूँ कलर। बट हमें रेडी जो मिल चुके हैं ना उसको रिसीव करते हुए एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ देना है। आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं, रेडी मिलते हैं, हर एक आदमी मॉडर्न आर्ट कर रहे हैं, हर एक आदमी कुछ ना कुछ कर रहा है, देखता है, इमिटेट कर लेता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो भी आर्ट बना रहे वो आर्ट नहीं है, नहीं तो उनका भाव है। उनका भाव के लिए मैं वो भाव में सुंदरता लेके आना है, वो सुंदरता सिर्फ जीना है, उसको जीना है। हिंदुस्तान में ही वो हो सकता है, भारत में ही हो सकता है। भारत में हर एक, मैं उस परंपरा से आता हूँ, यहाँ राम को भी एक मेजरमेंट होते हैं, हर एक गॉड एंड गॉडेसेस का एक मेजरमेंट होते हैं। अति उत्तम पुरुष बोलना है तो उसको उत्तम पुरुष मतलब उसका अंगूठा भी कितना रहना है, अंगूठे में ये जो नाइल्स भी कितना रहना है, वो सभी मेंशन किया रहता है। तो उस परंपरा से मैं आता हूँ, तो मैं सोचता हूँ सुंदरता होना जरूरी है काम में। यस, तो आपका ये कहना है जो मैं समझ पाया हूँ, बहुत बहुत बढ़िया बात एक और सीखने को मिल रही है, वो ये
जो एनाटॉमी है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, परफेक्ट फिगर की अगर हम बात करते हैं, चाहे ह्यूमन परफेक्ट फिगर की हम बात करते हैं, तो उसका भी एक रेशो है। उस रेशो को समझते हुए पेंट करना, उस रेशो को, उस सिमेट्री को, ज्योमेट्री को, या उसके जो भी हाव भाव हैं उसको समझते हुए पेंटिंग अगर बना रहे हैं, नृत्य अगर कर रहे हैं, गायन अगर हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट अगर कोई बजा रहे हैं, फोटोग्राफी आप कर रहे हैं कि कुछ और कर रहे हैं, इसको जीना, इस समय को जीना, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको तृप्त करेगा। और इसको अगर आपने थोड़ा जी लिया तो इसी को तप कह रहे हैं हम। यही ध्यान है। यही ध्यान हमारे लिए ध्यान के लिए अलग समय निकालने का जरूरत नहीं है। आप जो भी कर रहे हैं करो, उसको रोकने के लिए, टोकने के लिए नहीं है, कोई नहीं है। आप आज़ाद हैं। मगर क्या ना, आप ये भी सोचिए आप जो कर रहे हैं वो सही है। यस, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अद्भुत बात कही आपने। एक बात जो कंक्लूड करने के समय में मैं बोलना चाहूँगा, वो 2 शब्द हैं जो अभी मैं कह रहा हूँ, फिर मैं बताता हूँ वो किसने कहे। ये कुछ बताएंगे नहीं, ढूंढना पड़ेगा। ये हमारे IIP के मेंटर आसिफ खान साहब का कथन है, जो पॉडकास्ट शुरू होने के पहले उन्होंने कहा। अभी वो कैमरा के उधर हैं तो अभी आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन आपसे जो ये साक्षात्कार हुआ है उसका जो क्रेडिट है या जो उसका ड्यू है वो आसिफ खान साहब का है। ये मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जो जीवन को जो इंजॉय करने के समय है हमारे पास में, ये कला है, इतना समय जो हमने बिताया है, ये मेरे लिए तो सत्संग है। अवश्य अवश्य, मेरे लिए यही सत्संग है। और यही हम आसिफ आपके साथ में और बाकी सब जो हमारे यहाँ का जो माहौल है, वो इसीलिए हम खुश रहते हैं या जीते हैं पलों को, क्योंकि डिस्कशन ही इसी लेवल पर हो रहे हैं। यही मेरा कहना है कि जीवन को जीना है तो पल पल जियो, हर पल जियो। यही जीवन को जीने की शैली है, यही भारतीयता है और यही आपको सुख देगी। आज स्वामी ध्यान पासिका साहब, आप जेडी पासिका बोलते हैं, जेडी पासिका, आपका यहाँ हमारे स्टूडियोज़ में आना, ये हमारे लिए बहुत ही भाग्य की बात है, सौभाग्य है। और जो आपने बात कही है वो आने वाली जो जनरेशन्स भी हैं उनको भी, और जो अभी हमारे समय के जो की जनरेशन है उनको भी बड़ा सुख देंगी। क्योंकि कला को 2 देशों के बीच में भी अगर टेंशन हो, स्ट्रेस हो, तो कला ही है जो डिफ्यूज़ करती है। कला बहुत बड़ा कार्य कर सकती है। हम ऐसा मान के चलते हैं। देशों के बीच में संधि, कल्चरल एक्सचेंज, नई जनरेशन को ऐसा बताना, ये हमारी जिम्मेदारी है। स्वर्णिम भारत से लेकर के और विकसित राष्ट्र बनने का जो संकल्प है, वहाँ तक कला का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन आने वाले समय में जो जनरेशन्स होंगी उनको सुख देगा, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच देगा, क्रिएटिविटी के माध्यम से जीने का एक ढंग, एक बेहतर जीवन शैली समझाएगा, बताएगा। बहुत बहुत आभार आपका स्वामी जी, प्रणाम। और आसिफ भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना तहे दिल से आप लोगों को प्रणाम करता हूँ और आपने बुलाया और एक मौका दिया जी। और लेट्स टॉक भारत विद राजेश गोयल को देखने के लिए, सराहने के लिए आपका बहुत आभार। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस के बारे में जानकारी मिलेगी। और बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे YouTube चैनल को मोनेटाइजेशन तो हुआ ही है, वो तो एक बात है, क्योंकि जो भी आना है वो वापस जाना है। और उसके साथ में हमारा जो भी उनका प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ है आज ही। तो आज आपके जो चरण हमारे स्टूडियोज़ में पड़े हैं, वो बड़ी सौभाग्य की बात है। एक और बार मैं कहना चाहता हूँ, धन्यवाद। देखते रहिए लेट्स टॉक भारत विद राजेश गोयल।